Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, खुश होंगे। आज तो सब मुंतज़र होंगे, टीवी के सामने बैठे होंगे, देख रहे होंगे कि क्या होता है। बहुत ही आज एक तारीखी फ़ैसला जो है वो आने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और अल्लाह करे वही हो जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। अच्छा जी, आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि एक शख्स जो होता है वो एक दरवेश के पास जाता है और वो दरवेश से कहता है कि मेरे लिए कोई दुआ करे। तो जो दरवेश होता है वो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग दुआ देता है उसे। वो कहता है कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ बांटने की, अल्लाह तुम्हें आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। तो वो कंफ्यूज हो जाता है बंदा, वो एकदम से सोचता है कि मैं तो ज़कात भी देता हूँ और मेरे घर में जो नौकर चाकर हैं उनकी जो है बेटी की भी मैंने शादी कराई है, और इसके अलावा जो है मैं सदका भी देता हूँ बलाओं को टालने के लिए, और मैं जितने भी मेरे इर्द गिर्द दोस्त हैं उनकी सहूलतों का या उन्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उसका भी ख्याल रखता हूँ। तो मतलब मैं आसानियाँ तो ऑलरेडी बांट रहा हूँ, तो मुझे ये दुआ आपने जो है वो क्यों दी है? ये तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मतलब आपको मुझे कोई और दुआ देनी चाहिए जो मेरे बेनिफिट के लिए हो, क्योंकि ये जो दुआ है कि मैं आसानियाँ बांटूँ तो ये तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो जो दरवेश है वो उसे एक बात समझाता है कि ये जो आप कर रहे हैं इस वक्त कि आप किसी और के लिए जो है किसी की बेटी की शादी करा दी, या आप सदका जो है वो देते हैं बलाएं टालने के लिए, या आप जो है किसी की मदद कर रहे हैं, ये सारा कुछ आप नहीं कर रहे, ये सब अल्लाह ताला कर रहा होता है। आपको सिर्फ एक वसीला बनाया हुआ है। आपको मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि आप हमेशा ये सोचा करें जब भी आप किसी को पैसे देने लगते हैं, जब भी आप ज़कात निकालते हैं, जब भी आप सदका देते हैं, कि जो पैसे आप दे रहे हैं इससे आपका ख़जाना कम नहीं होगा। ये आपके बैंक के अंदर अल्लाह ताला ने किसी और का डिपॉजिट रखा हुआ है जो आपने उसको देना ही देना है, और किसी न किसी तरीके से वो उसको मिल जाएगा। अगर आप उसको नहीं भी देते तो ये आपके नसीब में नहीं आएगा, ये आपसे ज़ाया ही हो जाएगा, और उस तक जो है ये चीज़ किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएगी। तो वो पैसे आपके होते ही नहीं। जब आप ये सोच लेंगे कि जो मैं ज़कात तो आपका फ़र्ज़ है, ये जो मैं सदका देता हूँ, मैं किसी की हेल्प करता हूँ, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेरे थे ही नहीं, तो ये मेरे ख़जाने से कम नहीं हो रहे, इसको माइनस करके जो पीछे मेरे पास बचता है वो मेरा डिपॉजिट है। तो आप कभी भी कंजूसी नहीं करेंगे किसी को भी हेल्प करने में। तो वो दरवेश पे से ये कहते हैं कि ये जो आप किसी की हेल्प कर देते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स जितने भी हैं जिसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, तो ये आप नहीं है, ये अल्लाह ताला है, और आपको सिर्फ एक वसीला बनाया हुआ है। अगर आपने आसानियाँ बांटनी है तो एक खुश अखलाक इंसान बनो। कोई ऐसा इंसान जो कभी दुख में है, तकलीफ़ में है, उसके साथ जो है कोई ऐसा हादसा हो गया है कुछ, उससे मीठी बात कर लेना, उससे अच्छे लहजे में बात कर लेना, उसकी मदद कर लेना, उसे एक अच्छा सही मशवरा दे देना, ये जो है उसके लिए आसानी बांटना है। अगर कोई आपसे गुस्से में बात कर रहा है, कोई आपके ऊपर जो है वो अपना गुस्सा निकाल रहा है, या कोई गलत बात आपसे कर रहा है, उसको सह लेना, उसको बर्दाश्त कर लेना, उसके ऊपर रिएक्ट ना करना, उसको उतना ही बुरा जवाब ना देना, ये जो है एक आप उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारे लिए कितना आसान होता है जब हम काम पे जाते हैं तो हम बॉस की डांट भी सुन लेते हैं, हम कॉलीग्स की चिक चिक भी सुन लेते हैं, हम उनकी जो है उनसे अगर हल्की फुल्की हमारी अनबन भी हो जाती है तो कल हम भूल भुला देते हैं, और कभी भी हम ऊंची बात नहीं करते, कभी भी हम बदतमीजी नहीं करते, क्योंकि हमें डर होता है कि ये जॉब चली जाएगी, डर होता है किसी कॉलीग के साथ आगे भी काम करना है, इससे कोई काम पड़ सकता है, तो इसके साथ ग्रुप में कोई काम हो सकता है, तो भी आप जो है तमीज़ का मुजाहरा करते हैं। लेकिन घर में अगर हल्का सा जो है माँ बाप साथ आपकी ऊंच नीच हो जाती है बातों में, तो हम कितनी बदतमीजी कर जाते हैं, एकदम ऊंचा बोल जाएंगे, हमें उनके जो है जज्बात का एहसास नहीं होता, हमें उनको जो है वो हमें क्या कह रहे हैं या उनकी बात सुन लेनी चाहिए। या वो कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप भी जो है आपको गलत बात पे डांट रहे होते हैं, किसी और बहन भाई की गलती की वजह से आपको डांट पिट रही होती है, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। किसी कॉलीग की गलती की वजह से बॉस आपको डांट दे, आप वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन माँ बाप से आप जो है आगे बदतमीजी कर लेते हैं, ऊंचा बोल जाते हैं, उनकी डांट नहीं सुनते हैं, उनको फौरन उफ कह देते हैं, उनकी बात नहीं करते। तो अपने घर से ये बदलाव जो है आपने अपने अंदर लेकर आना है। इसी तरह हम अपने रिश्तों में और पराये रिश्तों में भी जो है बड़ा फर्क करते हैं। जैसे
बड़ी क्लीशे एग्जाम्पल है लेकिन ये बहुत सच है कि एक माँ जब अपनी बेटी को देखती है कि वो देर से उठी है या वो काम नहीं कर रही है या वो कुछ नहीं कर रही है, तो वो 10 बहाने सोच रही होती है, शायद तबीयत ठीक नहीं, शायद मूड ठीक नहीं, ये नहीं वो नहीं। लेकिन जब वो अपनी बहू को देखती है कि वो ऐसा नहीं कर रही है, तो वो एकदम से ताना भी कस देगी, कोई ना कोई जो है किसी चीज़ में उसको पॉइंट भी मार देगी, उसको सबके सामने जो है वो शायद गुस्सा भी कर जाए उसके ऊपर, तो वो ये चीज़ नहीं देखती। इसी तरह एक लड़का जो होता है वो अपनी बहन की हर फरमाइश पूरी करने को तैयार होता है, लेकिन जब बीवी ज्यादा फरमाइश करे तो उसके ऊपर जो है उसको अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। तो आपने अगर एक खुश अखलाक इंसान बनना है तो अपने घर से, अपने इर्द गिर्द के जो आपके इमीडिएट रिश्ते हैं, यहाँ में चेंज लेकर आइए। माँ बाप की इज्जत कीजिए, दोस्तों के साथ जो है थोड़े अच्छे रवैये से पेश आइए, अच्छी कंपनी रखें सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है। आपकी जो पर्सनालिटी होती है, जो आपकी अच्छी आदतें होती हैं, जो आपकी बुरी आदतें होती हैं, जो आप करते हैं ज़िंदगी में, जिस तरह आप रवैया अपना इख्तियार करते हैं, ये आपके इर्द गिर्द के लोगों पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप कुछ इस तरह के लोगों के साथ जो है आपका बैठना उठना है जो कि अच्छी तरह बात नहीं करते, जिनकी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में गाली गलूच होती है, जिसके अंदर जो है तमीज़ नहीं होती, इसमें बात करने का जो है वो नहीं होता, तो आपके अंदर भी ये चीज़ें इंस्टिल हो जाती हैं। मैं अपनी पर्सनल आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ कि मैंने बचपन से लेके 8th ग्रेड तक एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है पढ़ाई की, और उसके अंदर हमें मैनर्स, बहुत ज़्यादा मैनर्स पे वो कंसंट्रेट करते थे। शायद वो बोर्डिंग स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल में स्पेशली आपको जो है ये सब कुछ सिखाना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है टीचर्स की इज्जत करनी है, सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि सीनियर्स भी, जो हमसे एक क्लास सीनियर नहीं होता था, उसकी इज्जत हमारे से ऑलमोस्ट टीचर के बराबर होती थी। हम उन्हें जवाब नहीं दे सकते थे, हम उनसे बदतमीजी नहीं कर सकते थे, वो अगर हमें कहीं पे खड़ा कर देते थे वो हमें पनिशमेंट दे सकते थे। उनकी बात जो है वो पत्थर पे लकीर होती थी। और टीचर्स तो मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मतलब वो उनका क्या मकाम होता था या उनकी क्या हम जो है इज्जत करते थे। तो यही हमारे अंदर डेवलप हुआ था, यही चीज़ सीखी थी, यही बचपन से देख रहे थे। तो इसके बाद जब मैं कॉलेज में गई तो वो एक बड़ा सा जो है वो कॉलेज था, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा, और मैं ये बताऊंगी कि लड़कियां थी, ये भी नहीं कि सारे जो है सिर्फ लड़कों को मैं कह रही हूँ, बहुत सारे बच्चे थे। और वहाँ पर मैंने 2-3 कमेंट्स सुने टीचर्स के बारे में, और मैं बिल्कुल, मतलब आप, मेरे लिए ये बात इमेजिनेबल ही नहीं थी कि आप कभी उस्ताद को इस तरह के अल्फाज में जो है याद कर सकते हैं या बुला सकते हैं। और मैं एकदम से ऐसे हो गई कि मतलब ये तुमने क्या बात की है। फिर कुछ अरसे बाद जो है थोड़ी सी मैंने इस तरह की गाली गलौज सुनी, पहले कान को इतनी बुरी लगती थी कि ये क्या हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता फिर 2 चीज़ें होती हैं, या आप वो चीज़ें अपना लेते हैं कि आप खुद भी वही कुछ करना शुरू कर देते हैं, आप लोग कहते हैं कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, सब करें, और या फिर आप उन चीज़ों को बुरा समझना छोड़ देते हैं। और ये बड़ा नेचुरल है, पहले साल बुरा समझेंगे, आप उन लोगों से बात नहीं करेंगे, आप रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपके गिर्द मेजॉरिटी इस तरह की होती है और आप चेंज नहीं कर सकते, तो आहिस्ता आहिस्ता या वो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं, और या फिर आप जो है बिल्कुल उनको बुरा समझना छोड़ देते हैं, या आप उनके बारे में कहना छोड़ सकते हैं। तो आपका जो इमीडिएट ग्रुप होता है, जो हम लोगों के चंद क्लोज दोस्त थे, उनमें ये चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि 3-4 ऐसे लोग थे उस ग्रुप में जिनको ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन हमारे इर्द गिर्द और इस तरह के ग्रुप्स थे जो फिर भी इसी तरह की बात करते थे। तो आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका इखलाक कैसा है, आपको कौन सी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, आपको कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं, आप किन चीज़ों के ऊपर जो है रोकथाम करने का कहते हैं किसी को, और कौन सी चीज़ें आप जाने दें कि कोई बात नहीं। तो अगर आपने किसी की ज़िंदगी में आसानी का जो है वो ज़रिया बनना है, किसी की ज़िंदगी में आसानी लेकर आनी है, तो सबसे पहले उससे एक अच्छी बात, उससे एक तमीज़ के लहजे में बात, उससे प्यार से बात, उसका सुनने की अपने अंदर सलाहियत जो है वो ज़्यादा जो है वो लेकर आएँ कि कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो आप सुने कि वो कहना क्या चाह रहा है, बजाय इसके कि आप अपने एक्सपीरियंसेस और अपने मशवरे पहले देना शुरू करते हैं। तो ये एक छोटा सा मशवरा कुलसूम की तरफ से मेरे ज़रिए आप तक मैंने कहा मैं पहुँचा दूँ। अच्छा जी, अपनी किस आदत में, कॉलर क्वेश्चन मेरा आज ये है, आपसे मेरा ये सवाल है कि बहुत सारी जो है आदतें होती हैं, और कहते हैं ना कि आदत इंसान बदल सकता है लेकिन नेचर नहीं बदल सकता, अपनी जो फितरत होती है वो कभी नहीं बदलती। क्या आपको इस बात पे वैसे लगता है, ऐसा होता है कि आदत बदल सकती है, फितरत नहीं बदल सकती? और आप मुझे ये भी बताएं कि अपनी किस आदत पर काबू पाना आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ऐसी कौन सी आदत है? आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूँ। हमारे साथ होंगी किरण उस्मानी जो कि भाई फिटनेस एक्सपर्ट हैं, और आज हम करेंगे फिटनेस योगा। हमारे साथ होंगी शेफ है ना जो कि बना रही हैं आई एम सो सॉरी लेमन बटर चिकन। हमारे साथ होंगी निमरा खान जो कि ड्रेस डिज़ाइनर हैं,
और हम बात करेंगे, सुबह मैंने सुनी थी कुछ डॉल डिज़ाइन पे, जिस तरह हैंडमेड डॉल्स बनाते हैं, क्या होता है जब हमारे पास निमरा आएंगी मैं उनसे पूछूंगी। हमारे साथ होंगे डॉक्टर चौहान जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, और मुझे लगता है इसी वजह से मुझे खांसी आ गई है कि मुझे पता है डॉक्टर आ रहे हैं तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ। तो आपका कोई भी ईयर, नोज, थ्रोट रिलेटेड इशू हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे साथ होंगी मिसेस हशमत जो कि करती है ट्रीटमेंट बाय फूड। आपके बहुत सारे सवाल हम तक पहुंच चुके हैं और आप कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप साथ। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है किरण ने। किरण अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं हम आज? अगेन बॉडी वर्कआउट होंगे। फुल बॉडी वर्कआउट। मैं आप लोगों को कहती हूँ, अगर आप लेजी हैं मेरी तरह तो आपको रोज सुबह, रोज हमारा शो आता है, रोज हमारा एक्सरसाइज का सेगमेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज होती है, तो रोज आ जाया करें टीवी के सामने और एटलीस्ट 10 मिनट्स का जो एक्सरसाइज का सेगमेंट होता है इसमें हम थोड़े एक्टिव हो जाया करेंगे, पूरे दिन के लिए ना एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, होना चाहिए इनको, होना चाहिए बिल्कुल। और जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है, जिनको लगता है कि वो हमेशा खुश नहीं होते, लेथार्जिक से होते हैं, ट्रस्ट में बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अगर आप कोई भी एक फिटनेस रूटीन अपना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी के भी ये स्ट्रेस नहीं होता है। कल अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कल रात को ऐसा हुआ था कि मुझे थोड़ा सा एक टेंशन हो गई थी ना, तो मेरा मन में था कि यार वर्कआउट करूँ ना करूँ, वर्कआउट करूँ। मैंने चलो किरण वर्कआउट करते हैं, और तुम्हारे पास और कोई चांस नहीं है। तो मैंने वर्कआउट किया, विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर मैं ऐसे एनर्जेटिक हो गई थी, एकदम से खुश और वो हो गई हूँ कि मैं भूल गई हूँ कि व्हाट वाज बिहाइंड। सब फिजिकली अपनी केमिस्ट्री ऑल्टर कर रहे होते हैं ना। अरे बस मुझे कहते हैं यार कितना खुश है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने खुश है। अच्छी बात है। पता नहीं चलता अंदर क्या तो ये होता है। इतनी दुखी ना हो, प्लीज एक्सरसाइज करो ताकि खुश हो जाओ। नहीं मतलब ये कह रही हूँ कि इतना फीलिंग आते हैं कि आप बहुत खुश नजर आते हो ना। नहीं लेकिन डेफिनेटली इसको अपना जो है ना जिंदगी का आपको पार्ट वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे द ब्यूटीफुल एवरग्रीन मिसेस हशमत। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। आप हर जुमे को मुझे जवान कर देती हैं। आप इतनी अच्छी लगती है, मैं क्या करूँ, मतलब माशाल्लाह इतनी अच्छी लगी। मैं तो स्पेशली आज आपकी बेटियों का थैंक यू कहूंगी। ठीक है, ऐसी औलाद अल्लाह ताला हर किसी को दे, इसमें कोई इतना इतना प्यार करती हैं और इतना कंसंट्रेट करती हैं ना। बहुत ज्यादा अम्मी इस चीज का फैशन है आजकल, ये पहना जाता है, आप ये पहने, आप ये, और मेरे कपड़े तैयार इस्त्री करके रख लेती हैं। अब मैं आज ये पहन के जाना। सो स्वीट, सो अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे, हमेशा खुशियों के साथ आपको भी। अच्छा जी, आज हम बात जो है हमारे साथ बाद में जो है डॉक्टर भी हमें ज्वाइन करेंगे ENT के, तो हम थोड़ी सी बात ज्यादातर नोज, ईयर और थ्रोट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर करेंगे। तो उसी से रिलेटेड कुछ सवाल जो है वो हमारे पास हैं। पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि नक्सीर जो आती है बच्चों में और बड़ों में, इसकी वजह जो है क्या और किस तरह इसको रोका जा सकता है? ज्यादातर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से आती है। ठीक। फिर जब छोटे बच्चे होते हैं नाक में उंगलियां मारते हैं, नाक के अंदर जो हमारी शरियाने हैं, जो कैपिलरीज हैं, वो इतनी नाजुक होती हैं, इतनी डेलिकेट होती हैं कि कोई भी जख्म हो उसके ऊपर बन जाता है, स्कैब बन जाता है। तो बच्चे उसमें उंगली मारते, वो स्कैब जब दोबारा हो उसको उतारते तो दोबारा वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एक तो बच्चों को ये आदत दिलाए कि नाक में उंगली नहीं लगानी। आपने अक्सर देखा होगा इधर ही उंगली जाती है। हाँ, बच्चे सारे बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, वो दूसरी लुब्रिकेशन करना है, नाक की आप लुब्रिकेशन ज़रूर करें। एक तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, लुब्रिकेशन होती है। दूसरा, अगर एलर्जिक है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा। तीसरी ये बात है कि जो हवा की नाली है वो खुली रहती है। ठीक।
अच्छा, और इनको बच्चों को खाने में 1 चम्मच अगर मक्खन दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की बीमारियों से छूट जाते हैं। ENT तो क्या, यहाँ से यहाँ तक की बीमारियाँ। अच्छा, एवरीथिंग। हाँ, IQ लेवल्स, उसकी मेमोरी, उसके सीना, उसका दांत, उसकी हाइट, हर एक चीज में बहुत फर्क पड़ जाता है 1 चम्मच मक्खन देने से। लेकिन यहाँ कहते हो गला खराब है, मक्खन ना दे। एक ही डेफिशिएंसी की वजह से ही गला खराब होता है। ENT रास्ता एक ही होता है। और ये वही है ना, मिथ है कि नहीं गला खराब है, मक्खन देंगे चिकनाई है। नहीं, चिकनाई नहीं देनी है, आप जरूर दें, वो ड्राइनेस है। अच्छा, फिर 1 साल का जब आपका बच्चा हो जाए उसके बाद आप उस बच्चा तो फिश नहीं खा सकता, तो आप उसको कॉर्डली ऑयल सिरप 1 चम्मच दें, उसको ये तकलीफ होएगी ही नहीं। ये तो खैर हम ENT पे बात करते हैं। आपने नक्सीर की बात की, खून बनता है आयरन से, जो आयरन, दूध में आयरन नहीं होता। अक्सर बच्चे एनीमिक होते हैं, उनको नक्सीर होती है। तो बच्चों को सप्लीमेंट ज़रूर देनी चाहिए। सेब के जूस में अगर थोड़ा सा नींबू आप डाल दें, आयरन को डाइजेस्ट करता है विटामिन C, तो बच्चे में खून जल्दी बन जाता है। बच्चों में गोश्त की, कीमे की आदत डालें। अक्सर आपने देखा होगा बच्चा इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, जंक फूड खाएंगे। आजकल तो इतनी तबाही है, सिर्फ चिकन है। और ये क्या चिकन है, इसे तो दाल भी बेहतर है। इससे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। आपने देखा है अब हाइट कितनी कम होती जा रही है, हाइट पे भी फर्क पड़ रहा है। अच्छा, प्रोटीन प्रॉपर 2 चीज़ों से इंसान बना है, कैल्शियम और प्रोटीन। डेयरी प्रोडक्ट, इसमें कैल्शियम भी आ जाता है, इसमें प्रोटीन भी आ जाता है, इसमें गोश्त भी आ जाता है। लेकिन हम लोग दूसरी तरफ हैं, वाइट मीट। हाँ, उसमें फिश बेहतरीन है अगर मिल जाए तो। लेकिन वो फिश का सीजन नहीं होता, सीजन भी नहीं होता और हर एक की पहुंच में भी नहीं होता, बिल्कुल, तो वो नहीं ले सकते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों की सेहत पे कंप्रोमाइज़ ना करें। जंक फूड, कोला ड्रिंक से दूर रखें। आपको पता है कोला ड्रिंक्स में DDT भी है, DDT जिसको हम मारने के लिए उसमें वो भी है। अच्छा, आप किसी भी कोला ड्रिंक्स का मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, खून गिरा हो तो आप उसके ऊपर डालें तो वो साफ़ हो जाएगा, आपका फ्लश साफ़ हो जाएगा। आप नाखून काट दें उसमें डालें, वो पिघल जाता है, हमारी बॉडी से कैल्शियम निकलता है। और बच्चे यही काला शरबत मांगते हैं। बिल्कुल। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है हिना ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप पहले बोलेंगी मैं पहले बोलूं? नहीं, आप बोलें। जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक। भूल गई मैं, बिल्कुल भूल गई, इस दफा रह गया। चले कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ना। आज लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक रेसिपी देखी, बड़ी मुश्किल सी, मेरा बड़ा दिल किया कि मैं इसको खाऊं, और फिर मैं सोचती रही कि ये मैं कभी बनाऊंगी तो नहीं, ऑब्वियसली इतने जो इसके अंदर जहमत करनी पड़ेगी। फिर मुझे आइडिया आया कि मैं अपनी शेफ को कहती हूँ कि प्लीज ये रेसिपी बनाए। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि एकदम से जो है ये हो भी जाएगा। और आज जो है हम आपको रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं। वो असल में आपने रेसिपी आसान बताई थी ना, इसके लिए ना तो मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना पड़ा, ना K2 पार करना पड़ा। मेरे लिए जिस भी रेसिपी में 3 से 4 कुकिंग मेथड्स हो ना, कि आपने जो है पहले इसको फ्राई करना है, फिर क्या उसके अंदर कुछ बॉयल डालना है, फिर उसको बेक करना है, फिर उसको ये करना है, तो बस रहने दो। आप शुक्र करें वन पॉट रेसिपी पसंद है मुझे। सब कुछ एक ही चीज में डाल के बस पक जाए, यू नो, वो बेस्ट होता है। फिर तो आप बिरयानी लवर लग रही हैं मुझे। हाँ, और मैं बिरयानी भी तह वाली नहीं बनाती ना, वो जिसके अंदर हर चीज, पुलाव, बिरयानी, वो एक और क्या चीज, स्टू, ये सारी चीजें जो है ना बड़े मजे से बना लेती हूँ कि एक ही पॉट में सब बन रहा होता है। लेकिन उसके अलावा वो जो इधर से फ्राई, उधर से फ्राई, फिर यहाँ से गार्निश, फिर उधर से बेक, वो आप करें ना, शुक्र करें हम है ना आपके लिए। आप फरमाइश करें, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आप खाएं और फिर बताएं कि हमने चीज अच्छी बनाई, बुरी बनाई, हम क्या अपने आप को सुधारें। जबरदस्ती कैसे बनेगी ये पहले फ्लेवर है, ये भी हमें पता है। हाँ, और मैं बड़े अच्छे स्टेक्स बनाती हूँ। वो और बात कि आपने हमें खिलाना नहीं है, इंशाल्लाह वन डे नहीं है जो आपने वफा करना है, वन डे इंशाल्लाह। वन डे आपकी बर्थडे का दिन तो नहीं होगा? अब मेरी बर्थडे पे तो मुझे ट्रीट मिलनी चाहिए ना, मैं क्यों किसी को ट्रीट दूं? उसके अगले वाला दिन हो सकता, पाकिस्तान की बर्थडे पे हो सकता है ये। अच्छा, तो कोई और भी आपने सेलिब्रेट करनी है? पाकिस्तान की बर्थडे पे जो है ना, इंशाल्लाह बना के, ओरिजिनल वाली पे। ओरिजिनल वाली पे बिल्कुल। अच्छा चले, आपकी फरमाइश पे जो रेसिपी थी उसका इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है, घर वाले ही हैं, लेकिन 1-2 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ इंग्लिश खानों में ही यूज होती हैं, पाकिस्तानी खानों में इस्तेमाल नहीं होती हैं। ठीक है। पहली चीज तो ये है कि ये स्किन वाली चिकन है,
ये इसलिए ली है कि इससे टेस्ट अच्छा आता है। जितनी चिकन के ऊपर जो स्किन लगी हुई आपको नजर आ रही है ये जूसी रखी है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जितना जायका इसके अंदर होता है इसकी अपनी चर्बी में ये टेस्ट में होती है। वैसे तो हमारे पास जो बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो ब्रांड्स हैं उन पे भी अवेलेबल है, लेकिन जैसे गांव देहात में तो अब ये हो सकता है दुकानें वो ना हो, तो आपके पास जो आपका लोकल किसाई है उसको कहें कि आपको स्किन के साथ उतार दे, वो साफ कर देता है। इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े बाल लगे होते हैं, उसको गर्म पानी से को अच्छे से थोड़ा सा ब्रश मार के साफ करना पड़ता है। तो घर पे भी आप खुद भी इसको जब परवर उतार लेंगे तो आप इसको गर्म पानी से धोएं, इसके ऊपर से बाल उतारें तो ये आपकी स्किन वाली मुर्गी हो जाएगी। अगर नहीं भी है तो आप सादी ले लें, लेकिन ये होगा कि जरा वो बिल्कुल लीन चिकन होता है तो उसका टेस्ट इतना ज्यादा मजेदार नहीं आएगा इस रेसिपी में। फिर हमें चाहिए थोड़ी सी पालक, फुल ऑफ आयरन, ये भी इसमें एक अच्छी चीज है इस रेसिपी के अंदर। तो आप उसमें पालक इस्तेमाल करें, अगर आपको पसंद नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, आप निकाल भी दें, लेकिन इसकी रेसिपी में ये है कि आप इस्तेमाल करें। दो चीजें ये होगी। उसके बाद हमारे पास है लेमन जूस, क्योंकि लेमन बटर चिकन है तो इसमें लेमन का इस्तेमाल ज्यादा है। मेरे पास तकरीबन आधा किलो लेमन का जूस है। चिकन 1 किलो है, 1 गड्डी मेरे पास पालक थी जो धोई है, उसमें से आधी मैंने इस्तेमाल की है। तो क्योंकि पकने के बाद आपको पता बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। फिर मेरे पास ताज़ा लहसुन है कुटा हुआ, ये तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इस्तेमाल होगा। नमक आपकी मर्जी का, काली मिर्च आपकी मर्जी की, ये है पेपरिका पाउडर। ये आपको लाल मिर्च की तरह लग रहा है लेकिन ये लाल मिर्च नहीं है, ये बिल्कुल टेस्टलेस होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो ना अजीब सा एक स्मोकी सा जायका होता है। तो ये आपको अच्छा, हमारे पास लोकल कंपनीज हैं जो हर आम जनरल स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, एक छोटी सी है डब्बी है, उसके अंदर है, उसके कोको पाउडर भी मिलते हैं, उसी कंपनी का बेकिंग पाउडर भी है, उसी कंपनी का ये पेपरिका पाउडर भी है, और एक महंगी है 25 या 30 रुपए का इतनी सी बोतल है। ठीक है, थोड़ा सा तेल इस्तेमाल करेंगे। ये मिक्स हर्ब्स हैं आपको नजर आ रहे हैं, और बेसल और थाइम। ठीक है, ये इंग्लिश हर्ब्स हैं। आपको पता है इंग्लिश खानों में तो इंग्लिश हर्ब्स जैसे जीरा है, पाकिस्तानी में सूखा धनिया, वैसे इंग्लिश खानों में इसका इस्तेमाल होता है। ऑरिगेनो, बेसल, इसका खुशबू इसकी बहुत अच्छी आती है। अगर चलो नहीं है तो आप बेशक निकाल दें, मगर अगर आपने रखी हुई एक चीज ले लें, आपकी 8-10 रेसिपीज में चल जाती हैं। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और ढेर सारे मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। मक्खन तकरीबन ½ कप है ये। मिस हाशिमा मुझे डांटेंगी अभी कि तुमने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, आज अच्छा यखनी मेरा है। अच्छा, मैं साथ में जो है सॉरी एक चीज में आपकी बात काट दी है। चिकन यखनी, अगर चिकन यखनी नहीं है तो आप वो जो छोटी क्यूब्स आती हैं वो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप सादा पानी इस्तेमाल कर लें। क्योंकि जब हम इसके अंदर इसको रेसिपी को थोड़ा सा अगर मैं बता दूं तो हम इसको बटर में इसको पहले इसको चिकन को पकाएंगे, नमक, काली मिर्च और पेपरिका पाउडर लगा के। अच्छा, इसके अंदर ओवन का भी इस्तेमाल है, क्योंकि जब चिकन को कलर आ जाएगा तो हमने क्या करना है कि एक डिश होती है पायरेक्स की, इस तरह की, आपके घरों में अगर नहीं है तो, या अगर है तो हर किसी घर में ये होती है, तकरीबन होती है, जो ओवन में लग जाती है। हम फिर वो चिकन इसमें रख देंगे, फिर हम इसी के अंदर, इसी जो ऑयल के अंदर हम गार्लिक ब्राउन करेंगे, बाकी हम इसमें पालक डालेंगे, क्रीम डालेंगे, हर्ब्स डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, फिर हम सबको इकट्ठा करके ओवन में बेक कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अगर ओवन नहीं है तो फिर आप इसको इसी पैन के अंदर हल्की आंच पे पकाएं, जैसे आप घर में चिकन पकाते हैं। आप जब तक वो लाइंस बोलती हैं, बताती हैं, मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ। आप इसकी बिल्कुल बिस्मिल्लाह। मैं सबसे पहले यहाँ पर वेलकम करना चाहूंगी, हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर प्रोफेसर डॉक्टर अरशद चौहान, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी खैरियत, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास आपके लिए, उस पर भी जो है हम शुरू करेंगे। पहले मैं पूछना चाहूंगी एक सवाल जो मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, सच में आपसे भी इसका मुझे चाहिए रेमेडी। और सर आप भी बताइए कि नक्सीर जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आती है, उसकी वजह क्या होती है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बच्चों में नक्सीर काफ़ी कॉमन है। तो होता ये है कि नाक का जो अगला हिस्सा है उसमें खून की 5 रगें होती हैं जो आपस में मिलती हैं, और वो ऐसी जगह है कि वहाँ पे बच्चा उंगली भी डालता है और सांस लेते हैं तो स्क्रीशन वगैरह भी अंदर ड्राई हो जाती हैं, क्रस्ट से बन जाते हैं, उससे इरिटेशन होती है। उसको निकालने के लिए अगर टच करें या ज़ोर से नाक साफ करें तो उनमें से कोई एक रग के ऊपर अगर पंक्चर हो जाए तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका बड़ा आसान तरीका रोकने का, लेकिन थोड़े से कुछ गलत कंसेप्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं। एक तो वो है ना जो गर्मी में निकल के आपकी नाक बहना शुरू हो जाती है। गर्मियों में इसलिए कॉमन होता है ये कि गर्मियों में हवा ज़्यादा खुश्क होती है, नोज अंदर से ड्राई हो जाता है। अदरवाइज सर्दियों में भी वही रीज़न है, गर्मियों में भी वही रीज़न है। ठीक है, तो आमतौर पे करते क्या है लोग कि बच्चे को फौरन लटा देते हैं और सर में पानी डालना शुरू कर देते हैं। ठंडा पानी डालना शुरू कर देते हैं। पानी तो चलो ठीक है, किसी हद तक इंडेक्स ब्लीडिंग कम होगी, लेकिन जब लेटाते हैं तो सर की साइड पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो ब्लीडिंग तो और तेज होगी। करना ये चाहिए बच्चे को टेक लगा के बिठा दें और नोज को पिंच कर लें,
अच्छा, आगे से सिर्फ स्टॉप नहीं करना, पूरे नोज को इस तरह से पिंच कर लें और कम से कम 8 मिनट के लिए, क्योंकि खून के जमने का मैक्सिमम टाइम 8 मिनट होता है, ठीक है। उसको पिंच रखें। तो साथ ही एक आइस क्यूब फ्रिज से लें, मुंह में डाल दें बच्चे को, उसको सक करता रहे, ठीक है। क्योंकि मुंह जो है नोज से ज़्यादा नज़दीक है, सर से जो ठंडक आएगी वो तो बड़ी दूर है नाक वहाँ से। हाँ हाँ हाँ, तो आइस सक्शन से और ठंडक से खून ज़रा जल्दी जमने के चांसेस हैं। ठीक है। और बाद में ये मेथड करने से आमतौर पे 70 to 80% ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। स्टॉप हो जाए तो उसके बाद डॉक्टर से रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोई अंदर ब्लीडिंग पॉइंट है तो उसको कार्ट्री से या केमिकल कार्ट्री करके बर्न कर देते हैं उसको, तो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल इसके बाद में पूछते, पहले मैं सचमेत आप भी बता दीजिए। जी, अगर ऐसे हुआ कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, आप घर पे अकेली हैं, आपके बच्चे की नक्सीर शुरू हो गई, उसी वक्त एक एक कतरा आप लेमन का डाल दें, विटामिन सी उसी वक्त उसको बंद कर देता, स्टॉप कर देता है ब्लीडिंग को। और उसके बाद लुब्रिकेशन करें, बच्चों को कहे आपने नाक में हाथ नहीं लगाना। हाँ, ठीक। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब ये नाक से नक्सीर आती है या गर्मी में स्पेशली जब बच्चे खेल कर आते हैं और ये शुरू हो जाए, तो ठंडा पानी डालना सर के ऊपर नुकसानदेह हो सकता है। नहीं, नुकसान नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन ये कि वहाँ से ठंडक नाक तक पहुँचने में काफ़ी देर लगेगी। ठीक, बेहतर है कि मुंह में आप आइस रखते हैं, जल्दी इफेक्ट होगा उसका, जल्दी इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा, मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बताती चलूं कि कई दिनों से आपको ये मैसेज दे रहे हैं, आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ रही होगी और आप जो है इसके ऊपर अमल भी करेंगे अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसी सिचुएशन को आप फेस करते हैं। और वो ये है कि हमारे इदारे जो हैं वो तो ये काम कर ही रहे हैं हमारे मुल्क को सेव करने का। हमारे मुल्क में माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अभी रिसेंटली एक साने हुआ, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी थी इस तरह की जितने भी वाकयात होते हैं वो थोड़ी जो है कम होती नजर आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये अपने इदारे तो हमारा काम कर ही रहे हैं, लेकिन आपने भी एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। 171 की सहूलत जो है वो इसीलिए आपको मुयस्सर की गई है कि कहीं पर भी आपको कोई मशकूक इंसान नजर आता है, आपको कोई अनअटेंडेड बैग नजर आता है, आपको कोई अनअटेंडेड गाड़ी नजर आती है जो बहुत देर से कहीं पर खड़ी हुई है, आपको कोई भी ऐसे हालात नजर आ रहे हैं जिसपे आपको शक हो रहा है कि ये नॉर्मल नहीं, स्पेशली क्राउडेड जगहों पे, चाहे वो बस स्टेशन हो, चाहे वो ट्रेन स्टेशन हो, चाहे वो एयरप्लेन हो, जहां पर भी ज्यादा, चाहे वो मार्केट्स होती हैं जितनी भी क्राउडेड, आपने 1717 को इतला देनी है और उस चीज का फौरन जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और खुदा ना खास्ता वहां पे कोई भी हादसा होने से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा आपने जब भी कोई चीज़ रेंट पे देनी है, अगर आप जो है मुल्क से बाहर जा रहे हैं, आप शहर से बाहर जा रहे हैं, अब अपनी गाड़ी किसी को सौंप के जा रहे हैं, घर जिसको भी सौंप के जाने, आपने उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, अनलेस आपकी ऑब्वियसली इमीडिएट माँ बाप हो या जो कोई भी वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी और को देकर जा रहे हैं तो आपने मुरव्वत में ये नहीं करना कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन ना करें। आपने आईडी कार्ड लेके हर चीज़ जो है संभाल के डॉक्यूमेंट करके जानी है, खुदा ना खास्ता वहाँ पर अगर कल को कुछ होता है तो उसको ट्रेस बैक किया जाए। अगर आप घर किसी को रेंट पे दे रहे हैं तो आपने उनका आईडी कार्ड लेके नज़दीकी जो उस इलाके का थाना है उसमें जाकर रजिस्टर करवाना है। गाड़ी अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उनका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। घर में आप डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं, चाहे वो माली है, ड्राइवर है, आपके बाकी घर के मुलाजिम है या नानी है, उनका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए और वो जहाँ रहते हैं वो एड्रेस भी आपको पता होना चाहिए है। ये सारे अगर हम अलर्ट होंगे, हम जिम्मेदार होंगे, हम लोग अपना फर्ज अदा करेंगे एक जिम्मेदार शहरी होने का कि कोई भी ऐसी अगर चीज़ नज़र आती है उसको रिपोर्ट किया जाए, तो ही हम इस मुल्क को मिलकर सेफ बना सकते हैं। एक तो बात और ऐड करूंगी जी जी कि आपके बच्चे जिस वैन में जाते हैं उस ड्राइवर का भी आईडी कार्ड और घर का एड्रेस आपके पास होना चाहिए लाजमी। डेफिनेटली अपने बच्चों को जब आप भेजते हैं तो कई लोग ऐसे कहते हैं जी मोहल्ले में इसने गाड़ी लगाई है, ठीक है जी हम भी लगा लें, हमारा बच्चा भी ले जाएं। बिल्कुल, तो काइंडली आप इस चीज का भी ख्याल करें। जितना आप मोहतात रहेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा। जो मैंने आपको पहले एक पासवर्ड वाली हिंट भी दी थी अपने बच्चे के साथ जो आपने रखना है, अगर कोई और उस स्कूल से लेने जाता है तो वो भी जरूर याद रखिएगा। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आए।
वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। बड़े मजे की मुझे आज बात पता चली, हम बर्थडेज की बात कर रहे थे और आज डॉक्टर साहब की बर्थडे भी है, तो ये तो बड़ी ही खुशी का दिन है जी। बहुत सारे लोग जो है, मैं तो कहूँगी दुआएं दें डॉक्टर साहब को, और हम जो है आपको बर्थडे भी विश करेंगे। Thank तो you हैप्पी very much. बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you. may So you nice of have you. many many more and may you keep doing the good work that you're doing and may you cure many more people ताकि आमीन, आपको जो है इंशाल्लाह, दुआएं मिलती इंशाल्लाह। रहें। तो आपके प्लान्स तो होंगे आज के फिर, जी। है ना, विद जी, फैमिली। जबरदस्त जी, जबरदस्त। अब डॉक्टर साहब एक और बात भी बता रहे थे, मैंने आपसे हमेशा ये जो है एक रेवोल्यूशन की तरह बात शेयर की है कि पासवर्ड आप जो है अपने बच्चों को बता सकते हैं जब भी उन्हें कोई लेने जाता है, तो उनके साथ कोई भी एक सीक्रेट वर्ड शेयर कर लें जो सिर्फ उन्हें पता हो और आपको पता हो, और आप वो वर्ड सिर्फ उस इंसान को बताएं जिसको आप भेज रहे हैं लेने के लिए, ताकि वो जब उनसे पूछेगा और वो बता सकेगा तो वो उनके साथ चले जाएं। कोई भी गैर बंदा अगर लेने आएगा उन्हें इस बात की नहीं पता होगी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये एक जनरल प्रैक्टिस है। जी, आर्मी में तो जनरल प्रैक्टिस होती है कि 2 मैचिंग वर्ड्स होते हैं। एक बंदा एक वर्ड बोलेगा, दूसरा उससे मैचिंग अगर बोलता है तो इट मींस कि वो जेन्युइन है। अच्छा, वो जानने वाले जी। हैं जनरल। अच्छा, जबरदस्त। ये आपको जो है ना छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं अपने आप को। अच्छा जी, सवाल अगला मैं पूछना चाहूंगी। कुछ अरसे से मेरे थ्रोट में जो है मुझे ऐसे फीलिंग होती है जैसे कुछ स्टक है, ये पूछ रहे हैं, और कोई फूड आइटम नहीं है, ना ही कोई एसिड टाइप चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जब भी मैं कुछ फॉलो करती हूँ कि कुछ ऑलरेडी जो है वो स्टक है। साइमर रावलपिंडी से पूछ रही है। जी, ये कॉमन सिम्टम है खासतौर पे लेडीज़ में। अगर तो थोड़े अरसे से है तो मे बी कोई इन्फ्लेमेशन किसी वजह से अंदर कोई सोजिश हो गई है जो फील होती है, तो 4 to 5 डेज 6 डेज मैक्सिमम वीक में ये ठीक हो जाती है। और अगर ज़रूरत हो, ज़्यादा सिम्टम हो, तो फिर कोई भी पेन किलर जैसे रूटीन के ब्रूफेन, एस्पिरिन वगैरह वो ले सकते हैं इसके लिए। लेकिन अगर ज़्यादा अरसे से हो, काफ़ी अरसे से चल रही हो, तो इसकी कुछ और रीजंस भी हो सकती हैं। हो सकते हैं। तो कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी होती हैं, तो उस सिलसिले में फिर डॉक्टर से रिव्यू कर लेना बेहतर होता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो हमसे पूछा गया है कि मैं अपने कानों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और बड़ी कॉन्स्टेंटली जो है ईयरबड्स का इस्तेमाल जो है करती, लेकिन उसके बावजूद कान में बहुत ज़्यादा दर्द है। कानों की प्रॉब्लम होती ही उन्हीं लोगों को है जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अच्छा, और जो कान में खारिज करते रहते हैं या वो ईयरबड्स के earbuds साथ use साफ करते हैं। करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कान में सफाई का एक नेचुरल मैकेनिज्म रखा हुआ है। अच्छा, कान के अंदर वैक्स बनती है, ये कान को मॉइस्ट रखने के लिए प्रोटेक्टिव होती है, बैक्टीरिया को भी ख़त्म करती है। कान में पानी चला जाए तो स्किन पे इफेक्ट नहीं होता उसकी वजह से। लेकिन ये वैक्स अल्लाह ताला ने जो सिस्टम रखा हुआ है, सारी की सारी स्किन कान की अंदर की, जैसे हमारे नेल्स ग्रो करते हैं ना 1 मिलीमीटर पर वीक, इसी तरह से स्किन आउटवर्ड ग्रो करती है और बाहर आके वो स्केल सी बन के ड्राई होके गिरती रहती है। तो वैक्स के ऊपर जो भी जर्म्स आते हैं उसमें ट्रैप होते रहते हैं, कोई छोटे मोटे इंसेक्ट्स आते हैं, डस्ट आता है, वो भी साथ ही बाहर की तरफ मूव करके तो बाहर गिरता रहता है ड्राई होके। ठीक है। तो जब आप ईयरबड से साफ करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी सी तो वैक्स उससे स्टिक कर जाती है। आप समझते हैं कि वो निकल आई, बाकी को हम अंदर पुश कर रहे हैं, अच्छा, आप एक्चुअली मजीद गंदा कर रहे हैं अपना मजीद कान। गंदा कर रहे हैं। आप सोचें ना, एक पाइप के अंदर एक चीज पड़ी है, आप ऐसे कैसे निकालेंगे उसको? या तो आपको नजर आ रहा हो, आप ऐसे हुक करके उसे बाहर ला रहे हैं, नजर तो आपको आ नहीं रहा, बिल्कुल। तो वो अंदर पुश होती है, तो अंदर वाले पार्ट में जब चली जाती है तो वो बाहर नहीं आ सकती, वो जमा होती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता कान ब्लॉक हो जाता है, फिर पेन शुरू हो जाता है। तो जो लोग कान को ज़्यादा सफाई करने के चक्कर में रहते हैं, उन्हीं के कान ख़राब होते हैं, उन्हीं के अंदर से गंदे होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आपकी ऑब्सेसिव आदत है कि आपने हर शावर के बाद जो है वो कान में ईयरबड जो है वो डालना है समथिंग, ये मत किया करें। वैसे ही जनरली जब आप शावर लेके निकलते हैं, स्पेशली अगर वार्म शावर हो, तो आपके कान मॉइस्ट हुए हुए होते हैं और आप एक दफ़ा ऐसे और ऐसे जब करते हैं टॉवल के साथ, तो आपके कान बिल्कुल जो है साफ हो जाता है। इसके अलावा अगर उन्हें तकलीफ है इस वक्त, तो वो क्या जो है ले सकते हैं? ईयरबड तो क्या, हमारे लोग तो कुछ ऐसा है कि जो हाथ में हो उसके साथ, अगर अरे कोई चाबियां, मैंने चाबियां ड्राइवर देखी है है, इतने। तो गाड़ी की चाबी से कर रहे होंगे। लेडीज पिने जो बालों में लगाती हैं वो, हेयर पिन के साथ उससे कई दफा ईयर ड्रम को रप्चर करके आ जाती हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली? पेन है हाथ में तो उसके साथ सफाई की जा रही है। अच्छा, जो भी चीज़ है उसके साथ, तो सारी प्रॉब्लम्स ही उससे होती हैं। उससे फिर बाद स्किन में इंजरी होगी, उसमें जर्म्स एंटर हो जाते हैं और सीवियर पेन हो जाता है, हाँ, तो फिर हॉस्पिटल जाते हैं। तो फिर आपको जो बेहतर डॉक्टर ये को है कि दिखाना कान को टच ही ना किया जाए। हाँ। तो बाहर कुछ हो तो बाहर से आप साफ कर लें, रूटीन में जो है अंदर लेकिन कुछ आपको करने इतना ज्यादा जो है ना डीप क्लेंजिंग की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई आपने जी पहले सवाल का जवाब देती हूँ।
जो डॉक्टर साहब ने अभी जो जवाब throat दिया, का था। अच्छा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आप या उनसे दूर हैं या कर नहीं सकते, तो पहले आप सिंपल काम करें। अगर इससे ठीक ना हो तो आप डॉक्टर साहब के साथ आप ज़रूर आप चले जाएं, नमक के गरारे कर लें। दूसरा, लौंग चूस लें। इन्फ्लेमेशन के लिए लौंग है, दर्द के लिए लौंग है, खारिश के लिए लौंग है। एनेस्थीसिया लौंग से बनता है, वो आपको सुन कर देता है। ठीक है। अच्छा, आप ये कर लें, ये तो सिंपल हो गई। अगर इससे हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप जाएं। दूसरा आपने अभी क्या, अच्छा ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कॉटन वहाँ चिपकती जाती, आखिर में ब्लॉक हो जाता है। ये बिल्कुल मना है। अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसने हमें हमारे कान की हिफाजत के लिए ये वैक्स बनाया है, उसके ऊपर बनता है। हम नमाज में यूँ मसा क्यों करते हैं? एक तो हमारी हेयरिंग बढ़ती है, दूसरा मॉइस्ट होता जाता है, इस वजह से हम नमाज में मसा करते हैं। तो इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। हाँ, अगर आप नहाएं, आप, ये कानून कुदरत है, हम स्विमिंग करते हैं, हमारे कानों को कुछ नहीं होता। इतने आंख और कान की हिफाजत बहुत अल्लाह ताला ने ऐसे तरीके से किए कि इंसान की समझ से बाहर है। बिल्कुल, और हालांकि अच्छा, कितना नाजुक है। हाँ, ये। अच्छा, अगर दर्द है तो आप प्याज का पानी निकालें, उसको नीम गर्म करके एक कतरा डालें। एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। उसी वक्त आपका दर्द तो सबसाइड हो गया। फिर इसके बाद डॉक्टर के पास उसके बाद आपने दिखाना जरूर है, क्योंकि इसकी वैक्स की भी काफ़ी फॉर्म्स होती हैं, हार्ड वैक्स और एक दफ़ा वो जो है उसके लिए फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। और अगर कभी किसी ने ज़िंदगी में कराया हो, आई नो पर्सन जिनके ईयर्स वॉश हुए थे प्रॉपरली, और उसके बाद वो कहते हैं मुझे ये जो जनरली हवा चल रही होती है इसकी भी आवाज़ आती थी, वो इतना ज़्यादा जो है अनोइंग हो जाता है। एयर ड्रम कमज़ोर हो जाता है, करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सुंदर साहब कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सुंदर साहब पहले तो कॉल जल्दी अटेंड कर लिया करें, मैं आधे घंटे से होल्ड के ऊपर हूँ। है किधर है मेरा फोन जो मैंने अटेंड नहीं किया? यहाँ पे है जी। वो मैं तब से होल्ड पर हूँ, आपने कॉल ही नहीं ली। तो अब हम शिकवा करने में सारा टाइम कर देंगे, हम बात करेंगे। मुझे सुंदर साहब मिसेस हसमत से बात करनी है। जी जी जी, मैं सुन रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस हसमत। वालेकुम सलाम। आपकी नाराजगी दूर करते हैं, जल्दी बोलिए। वो ना मिसेस हसमत, मुझे, हम ना 3 बहनें और हम तीनों की हाइट बहुत कम है ना। अच्छा, आपकी एज कितनी है? एज कितनी है? मेरी तो मिसेस हसमत 25 है ना। 25, अच्छा। हाँ जी, लेकिन मेरी छोटी सिस्टर जो है वो अभी है, उनकी एज, एक तो 18 इयर्स है और एक 14 इयर्स है ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो हाइट हम तीनों बहनों की बहुत ज्यादा छोटी है। आप तीनों अगर आपका नंबर मुझे मिल जाए तो प्लीज। आपको नंबर भी दे देंगे। दूसरा मिस हसमत कुछ सवाल करना मेरी बात सुने, आप तीनों बहनें अपने ग्रोथ हार्मोन्स के टेस्ट तो जरूर करवाने। आज पीसीओएस का मसला भी चल रहा है, पीरियड्स का मसला भी, इसमें कितनी बातें होती हैं। और फिर जेनेटिकली भी होता है आपके पेरेंट्स के हाइट कितनी है। लेकिन ये बात नहीं, हम आपको अनेर जवाब देते हैं। पेरेंट्स की हाइट बता दें। आपके पेरेंट्स की हाइट नॉर्मल है? हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है जी, हम आपको जवाब देते हैं जी। सुंदर चाइनीज बहुत छोटी कौम थी, छोटे छोटे कद के। उन्होंने अपने फूड के जरिए इतनी इम्प्रूवमेंट कर ली कि अब वो लंबे हो गए। फूड जो है, हम किस चीज बने, हम खुराक से ही बनते हैं। बच्चा छोटा पलते तो खुराक से ही पलते हैं। अगर हमारी फूड में 2 चीजें बढ़ जाए, प्रोटीन और कैल्शियम, और ये जंक फूड, ये गंदी चीजें, खासकर कोल्ड ड्रिंक्स जो हमारे जिस्म से सारा कैल्शियम निकाल रही है, ये अगर हम इस्तेमाल ना करें, पहले लोग लंबे, अब दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं, तो हमारी हाइट बढ़ सकती है। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन्स चेक करने पड़ते हैं, इनके टेस्ट करने पड़ते हैं। यानी 20-22 साल की उम्र तक अगर आपके बढ़ाना चाहें तो बढ़ सकता है खुराक के जरिए। ठीक है, तो आप जो है अपनी ग्रोथ हार्मोन्स के टेस्ट करवा लें। और वैसे प्लीज हाइट को अपना कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। इट्स ओके, आपकी जो अपीयरेंस होती है वो सिर्फ ज़ाहिरी होती है, और टाइम के साथ वैसे ही जो है हम लोगों ने मुरझा जाना होता है। तो उसके ऊपर ज़्यादा जो है आपको गौर करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सीरत पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। तो ये पेरेंट्स को परेशान नहीं होना, आपने टेस्ट ज़रूर कराना, मेडिकली कोई भी हो उसको ठीक किया करें, वरना इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो टेस्ट ज़रूर कराइएगा। अच्छा जी, अगला सवाल है। मेरे फादर की एज 54 ईयर्स है, उनको किसी खाने का टेस्ट सिर्फ 2 मिनट तक आता है, फिर टेस्टलेस हो जाता है, और ना कोई स्मेल आती है, इवन बैड स्मेल भी नहीं आती। ऐसा क्यों है और क्या इसका हल हो सकता है कि नहीं? लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल की बहुत सारी रीज़न है, लेकिन जो जनरल है वो, अगर तो एलर्जी है नाक की तो उसमें बाज़ लोग पोलिप्स बन जाते हैं। अच्छा। तो पोलिप्स बन जाएं तो सांस को रुकावट होती है, और हवा जिस एरिया में स्मेल के सेंसर्स होते हैं वहाँ तक जा ही नहीं सकती।
अच्छा। जब वो स्मेल नहीं आती तो साथ ही टेस्ट जो हमारा है वो 50% तो स्मेल पे डिपेंड करता है। नाक बंद और फ्लू हो जाए तो आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा किसी चीज़ का भी। बिल्कुल। इसी तरह अगर वो पोलिप्स हैं या कुछ, उनका नोज़ का थारो एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसको फाइंडिंग हो सकती है। अगर कोई ऐसी वजह है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है, तो आप ज़रूर चेक करवाइएगा कि ऐसा क्यों है, अगर लॉन्ग टर्म है। एक इसी से रिलेटेड और सवाल है, फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ, कि बैक ऑफ द थ्रोट एक बुरा सा टेस्ट आता है व्हेनेवर आई ईट, ये क्या है? ये यूजुअली साइनोसाइटिस में होता है। नाक के साइड पे ये हमारी चीक बोन्स हैं, फोरहेड की बोन है, ये अंदर से खाली होती हैं। अच्छा। जो अंदर खाली स्पेस है उसी को साइनस कहते हैं। तो ये दोनों साइड पे डिफरेंट पेयर्स होते हैं, 4-4 पेयर्स होते हैं साइनसेस के। तो इनके अंदर बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन हो जाती है, जिसे कहते हैं जैसे कभी ज़ुकाम हुआ, उसके बाद ज़ुकाम बिगड़ गया, तो होता ये है कि वो साइनस के अंदर तक इन्फेक्शन चली जाती है, उनके अंदर पस बन जाती है। अच्छा। तो वो नाक से पीछे गिर गया। अच्छा। पीछे नाक में एक बैड टेस्ट फील होता है। अगर सीवियर केसेस में तो बैड स्मेल भी अपने आप को फील होती है, दूसरों को नहीं आ रही होती, पेशेंट को अपने आप को फील हो रही होती है। तो ये साइनोसाइटिस होता है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो कराना पड़ेगा। हम बता सकते हैं एक पहले तो एक एक्सरे करके कंफर्म करना होता है कि साइनस में वाकई इन्फेक्शन है। अगर है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जितनी सीवियरिटी देख के एंटीबायोटिक्स देते हैं, और स्क्रीशंस को पतला करने के लिए जो ड्रग्स होती हैं, इवन स्टीम भी उसमें हेल्पफुल होती है। ठीक है, उससे ताकि excretion उसको पतला ड्रेन होता है, तो वो ड्रेन हो जाए। ड्रेन हो जाए। ठीक है जी, टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप सारे। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। अगला सवाल सर आपसे, राबिया रावलपिंडी से पूछ रही है कि दोनों कान में जो है हियरिंग लॉस हो गया है, और उनके कान में एयर वैक्स कोई भी नहीं है, नाक में भी हर वक्त दर्द रहती है, और थ्रोट भी जो है वो सोर है, कुछ स्वॉलो नहीं किया जाता। कितने अरसे से ये इन्होंने नहीं बताया? राबिया साहब ने ये तो नहीं बताया कि कितने अरसे से है, लेकिन जैसे वो कह रही हैं कि नोज़ में भी प्रॉब्लम है और सोर थ्रोट भी है, तो लगता यही है कि उनको नोज़ और थ्रोट की जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन जो टेम्परेरी सेल्फ लिमिटिंग होती है, वो हो सकती है। तो उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि कान का एक कनेक्शन होता है नाक के साथ। तो जैसे हम पहाड़ से नीचे उतरते हैं या फ्लाइट में लैंडिंग के वक्त कान बंद हो जाते हैं, इसी तरह फ्लू की वजह से स्वेलिंग अगर उस ट्यूब की हो जाती है, जिसे यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं, तो उसमें भी कान बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए नाक खोलने वाले कोई स्प्रे यूज़ करें, तो जैसे उससे नाक खुलेगा, और दूसरे स्टीम लेने से भी नाक खुलेगा, तो बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा अरसे से है तो फिर कुछ और रीज़न हो सकती है, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर को चेक करवा के होना। इसका ये परमानेंट नहीं है, मतलब ये नहीं, हियरिंग permanent लॉस, नहीं है। होपफुली आप जाके जल्दी से चेक अगर करा। चंद दिनों से है। ठीक है, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? ज़्यादातर हमें ENT की बीमारियां क्यों लगती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। आजकल फूड इतना अप टू डेट नहीं है जितना होना चाहिए, ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती है। हमें अपने खुराक में अगर हम नहीं खा सकते, कॉड लिवर ऑयल का एक कैप्सूल अगर हम डेली लें, A और D हमें मिलेगा। 1 चम्मच मक्खन अगर हम डेली खाएं जो घर का हो, तो हमें ये तकलीफें नहीं होती है। और अगर हो गई, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ENT रास्ता एक होता है। एक एक कतरा कलौंजी का तेल, ये नेचुरल सोर्स है स्टेरॉइड का, आप नाक में डाल दें, आपकी उसी वक्त 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जबरदस्त। ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपके लिए लिंक, प्लीज जितने भी हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस बता रहे हैं, अगर ये आपकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग बीमारी है, तकलीफ है, तो डॉक्टर को जरूर आपने एक दफ़ा चेक कराना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर। आपको इंशाल्लाह हम दावत देते रहेंगे, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इसका कभी मसाइल खत्म नहीं होते। थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे अगेन। हमारी छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। शुरू में जिन डॉल्स की मैंने आपसे बात की थी वो डॉल्स आ चुकी हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल जुमा मुबारक आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। हम लोग आज ब्राइडल जो है वो दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज हम ब्राइडल फैशन दिखाएंगे, बहुत ही टिपिकल ब्राइडल लुक हम आज आपको दिखाएंगे। जबर, जो हमारी देसी वेडिंग लुक है ना बिल्कुल वही ऐसे दिखानी ही है हमने आपको। तो हम ड्रेसेस पे ही डायरेक्टली जाते हैं। जो लोग भी क्यूरियस है, बहुत माशाल्लाह मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन, ये मेरा फेवरेट बारात का कॉम्बिनेशन, अगर ये ना हो तो बारात नहीं फीकी लगती है, बिल्कुल ऐसा ही है। और रेड जो फ्रेश रेड होता है वही लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं कि हम पहने, क्योंकि एक जमाना आया था कि ब्राइडल्स भी बहुत चेंज थे, कि बहुत हल्के पीच में भी जा रहे थे, इवन ब्लैक भी ऐड था उसमें, ब्लूज भी ऐड था, लेकिन अब वो लोग चेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें वही टिपिकल लुक ही पसंद है। हाँ बिल्कुल। हम शुरू करते हैं, ये जो फॉन वाला है हम ब्राइडल, इसमें हमने लहंगे का और दुपट्टे का रंग वही टिपिकली रेड ही रखा है। फॉन कलर सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमें बहुत ज्यादा लाउड रेड नहीं चाहिए और हम कुछ चेंज पहनना चाहते हैं, तो इसकी फ्रंट के ऊपर हमने सारा काम दिया है शर्ट का। लहंगे के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत हल्का सा काम है, बॉर्डर है नीचे हेम लाइन पे और छिट्टा है साथ में नग का। और ये इसलिए क्योंकि आप कैरी करें, प्रैक्टिकल ड्रेस होता है तो इजी हो जाता है, स्ट्रेस क्योंकि ऑलरेडी ब्राइड पे बहुत ज़्यादा होता है, ज्वेलरी मेकअप, तो इसमें हमने शर्ट का फ्रंट हैवी किया है। ये शर्ट आप अगर आपने फर्दर आगे किसी इवेंट पे चलानी है तो आप अच्छे से फर्शी शरारे के साथ, गरारे के साथ, या बिल्कुल स्लीक पैंट्स के साथ भी, इवन चूड़ीदार पिजामे के साथ भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो ये टिपिकल जो स्प्रेड वर्क है वो इस पे हुआ हुआ है। इसके अंदर यूज हुआ हुआ है दबका, कोरा भी है, करदाना भी है, नग भी है और साथ में वेलवेट का पट्टी भी दिया हुआ है सारा, और उसके ऊपर हमने सितारे का यूज भी किया है जो कि बहुत छोटा सितारा है, सबसे छोटे साइज का जो है। और इसके साथ आपने जो दुपट्टा दिया है उसका मुझे लगता है बॉर्डर सही हैवी है। जी, बॉर्डर इसलिए हैवी किया था कि आप एक हैवी लुक भी आ जाए और ब्राइड का वो लुक पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए। बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। ज्वेलरी का भी थोड़ा सा बता जी, ज्वेलरी इसमें मैंने कोई टिक्का शिक्का नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका शर्ट का फ्रंट इतना ज्यादा हैवी, अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो चीज ओवरडन लगेगी। इसमें मैंने हैवी सा एक नेकलेस दिया है और साथ में मैंने मगर दिए हैं और ये एक टोटली ट्रेडिशनल लुक आपकी हेड टू टो कंप्लीट है। बहुत बहुत जबरदस्त लगे। अच्छा, इसी ड्रेस पे, क्योंकि ये एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे इसका, क्योंकि पूरा फ्रंट जो है वो भरा हुआ है, तो इसी पे अगर आपने थोड़ी सी बचत करनी हो, so what can you do? अभी भी इसमें हमने इसका जो शर्ट का बैक है उसके ऊपर काम नहीं है, जस्ट स्प्रेड हुआ हुआ है, एक छिट्टा है, वो हमने दिया है। अगर इसको आपने हैवी से थोड़ा सा कम करना है तो आप इसके दुपट्टे का बॉर्डर थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। टोटल 5 इंच का है तो आप उसे 2 इंच का, 2-2.5 इंच का कर सकते हैं। आप शर्ट के ऊपर मोटिव्स के साथ प्ले कर सकते हैं और पैनल में स्प्रेड दे सकते हैं। साइडों के पैनल्स बिल्कुल प्लेन होंगे और फ्रंट पे बिल्कुल दरमियान वाला जो पैनल है उस पर स्प्रेड होगा, फुल शर्ट पे स्प्रेड नहीं होगा। उससे ये कि आपकी कॉस्ट बच जाती है जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने मैगजीन्स में से पिक्चर निकाली होती हैं और हर की ड्रीम्स होती हैं कि वो अच्छे से अच्छा ब्राइडल पहने, लेकिन जब बजट की बात आती है तो आपको उसमें एडजस्ट होना पड़ता है। डेफिनेटली। एक और ट्रिक जो आप कर सकते हैं, जो मेरी एक बहुत अच्छी जो है ना डिज़ाइनर दोस्त है वो करती है, वो ये कि सामने जो उन्होंने सारी कढ़ाई वगैरह कराई हुई होती है वो उन्हीं कलर्स में और उसमें जो है ना बैक पे ब्लॉक प्रिंटिंग करा देती है और ऊपर छट्टा कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप वो लहंगे पे प्ले कर सकते हैं, जो है ना आपके पास बहुत वाइड है कि आप कहाँ से मोटिव्स के साथ प्ले करें। आप स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं, आप एम्ब्रॉयडरी के ऊपर भी नग लगा सकते हैं। आप दबका कोरा को अगर कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एम्ब्रॉयडरी, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के ऊपर भी आप नग वगैरह लगा सकते हैं, उससे भी लुक आती है। अच्छा जी, दूसरे ये बिल्कुल टिपिकल आप कह लें फर्स्ट डे की जो रेड होता है हेड टू टो, वो मैंने लुक दी है। इसके ऊपर मोटिव्स के साथ प्ले किया हुआ है, साथ में जाल का काम भी है। नीचे से आप अगर देखें तो जाल का काम मैंने इनकी हेम लाइन पे दिया और इसकी शर्ट जो है वो ए लाइन में है, ठीक है, ताकि हमारे मोटिव्स का ब्लेंड जो है आपको हम दिखाते हैं अभी। दूसरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर शर्ट, लंबी शर्ट है, ए लाइन शेप में है और इसके ऊपर मोटिव्स के साथ हमने प्ले किया हुआ है। साथ में हमने नीचे जाल का काम भी दिया है। जाल का काम बहुत एक्सपेंसिव है, आपको पता है, नेट के ऊपर जाल की लुक देना, तो ये बहुत थोड़ा सा मैंने हेम लाइन के ऊपर दिया है। फ्रंट इसका ओपन है, गाउन स्टाइल में ए लाइन शर्ट है ये, ठीक है। और क्वार्टर स्लीव्स हैं, साथ में दुपट्टा इनका स्टिल वही हैवी लुक है, बॉर्डर दिया हुआ है, साइड के ऊपर पट्टी है और लहंगे के ऊपर भी मोटिव्स हैं लेकिन वो सिर्फ फ्रंट पे हैं, बैक पे नहीं है। उससे थोड़ी सी आपकी कॉस्ट भी बच जाती है और आप इजीली प्रैक्टिकली पहन भी सकते हैं।
जबरदस्त, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इतना ज्यादा हैवी ड्रेस बनाएंगे आपसे उठा ना जाए। अच्छा, जितना रेड हो उतना मुझे खूबसूरत लगता है। बिल्कुल ट्रेडिशनल कलर भी यही है, खुशी का कलर भी यही है। हाँ, बिल्कुल, जितना रेड हो। अच्छा, इसकी ज्वेलरी के बारे में बताइए मुझे, और इसका बॉर्डर भी थोड़ा, अगर ये दुपट्टे के ऊपर आप जूम इन करें, हाँ बड़ा जबरदस्त, देखें ना, ये दुपट्टे के ऊपर आप देख रहे हैं, इसका जिससे उसका प्लेन बॉर्डर था, इसके तो बॉर्डर के अंदर भी डिजाइन है। जी, बॉर्डर के अंदर वही मोटिव्स हमने स्प्रेड किए हुए हैं, उन्हीं को हमने रीडिजाइन किया है ताकि आपका एक लुक कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो ज्वेलरी में हमने साथ में माला ऐड है, चोकर हमारे पास नेकलेस है, और वो उसी के साथ में मगर भी हैं और छोटी सी बिंदिया भी है यहाँ पे। मगर आप कहती हैं ना, जब लोग मगर मच चाहते हैं और साथ में छोटी सी जो है वो बिंदिया भी है। अच्छा, जिन लोगों के भी बिंदिया या झूमर या आपने माथा पट्टी, ये तो मतलब अगर आपने दुल्हन बनना है ना तो डेफिनेटली पहनिए, लेकिन कोई मशवरा आप देना चाहेंगी कि माथे के साइज पर डिपेंड करता है कि आप क्या पहने? आजकल तो बिल्कुल 1 ड्रॉप वाला भी है। अगर आप कुछ लोग लड़कियां कहती हैं हम बहुत ज्यादा नहीं पहनना चाहते, हम बहुत ही ज्यादा अपनी शादी को प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो वो एक 1 सिंगल ड्रॉप है जो आप यहाँ पे लगा लेते हैं, वो बहुत बारीक सी एक बिंदिया टाइप होती है, वो लगती है। तो आई थिंक वो फिर इसका हल है कि आप अगर अच्छा, मिसेस अशमत कहते हैं कि लोग चौड़े माथे को जो है ना बुरा कहते हैं कि मतलब इतना बड़ा माथा है, इतना बड़ा। मैं कहती हूँ हर हेयर स्टाइल आप पे सूट करता है। आप बीच की मांग निकाल लें, आप माथा पट्टी पहन लें, आप जो भी, हर चीज इतनी छोटे माथे पर इतना नहीं सूट करता कुछ भी। उसके ऊपर आपने बस एक हेयर स्टाइल होता है जो आप कैरी कर रहे और दुल्हन बगैर टीके के इनकम्प्लीट लगती है। बिल्कुल, और इतना खूबसूरत, मैं तो उन लोगों पे मतलब मैं देखती हूँ, कहती हूँ इतने आप लोग लकी हैं जो पूरा इतना खूबसूरत माथा पट्टी भी पहनी होती है हैवी सी, उसके बाद भी माथा होता है, कि वो पूरा आपका जो है ना वो फेस भी साथ अच्छा लग रहा होता है। बारात वाले दिन तो आपका ट्रेडिशनल लुक ही लोग पसंद करते हैं। अब तो वेस्टर्न भी आ चुका है, ब्राइड्स बहुत मॉडर्न कट्स की तरफ भी जा रही हैं, जिसमें फ्रॉक स्टाइल्स भी हैं, इवन शॉर्ट शर्ट्स भी हैं। तो वो आई थिंक कि जो ट्रेडिशनल आप ड्रेसेस हैं वो अच्छे उसी वे में ही लगते हैं जिस वे में आप एक ब्राइड का स्टिच हुआ हुआ आउटफिट आता है। डेफिनेटली। मैंने मिसेस हशमत की भी शादी की तस्वीर देखनी है कभी, आई एम वेरी क्यूरियस। मतलब इतनी हसीन है माशाल्लाह, तो है ना, शादी में कितना जो है ना रूप आया होगा। और फिर मैंने निम्रा की भी शादी की देखनी है जब होगी ना, क्योंकि डिजाइनर स्पेशली मुझे होता है, जो भी डिजाइनर्स होते हैं ना, जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, तो अपनी शादी पे वो क्या करेंगे? अपनी शादी में बहुत सटल रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो कहते खुद हैं अपना ड्रेस लेकिन खुद डिजाइन करोगी? हाँ, खुद ही करूंगी, जब इतना टैलेंट है तो खुद ही करना चाहिए। खुद ही करना चाहिए। मुझे बड़ी हैरानगी होती है जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं अपनी शादी फिर कहीं और से करवा रहे हो। आई थिंक खुद आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पूरी जिंदगी यही काम किया है तो आई थिंक अपने स्पेशल डे को भी आपसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है? सबसे स्पेशल बनाना चाहिए, डेफिनेटली। अच्छा जी, मेरे पास कुछ और जो है सवालात हैं जो मिसेस अशमत से मैं पूछना चाहूंगी। मुझे सबसे पहले तो बताइए कौन सी ऐसी खुराक है जनरली जो आपको ENT के प्रॉब्लम से बचा सकती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से सर से लेकर सीने तक इसमें ENT भी आ जाता है। हमें बीमारियां लगती इनकी डेफिशिएंसी से। इसके पूरे होने से आपने देखा है गांव में कभी ऐसी बीमारियां नहीं होती। ऑर्गेनिक खुराकें होती हैं, माएँ अपने दूध देती हैं और फिर अपने घर में गाय भैंस कुछ होता है, और वही चीज़ें हमें इन चीज़ों से बचाती है। हर वाइट चीज़ में विटामिन ए है, जो भी सफ़ेद चीज़ है, चाहे वो आपकी आसानी के लिए बता रही ताकि पब्लिक को ईजी हो जाए। जो भी दूध भी है, मक्खन भी है, बादाम भी है, आप किसी चीज़ को भी काटें, अंदर से जो सफ़ेद है उसमें विटामिन ए है, वो आपको बचा देती है। कितनी आसान बात है। ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, सवाल, रात को मोस्टली मेरी नाक बंद हो जाती है और सांस भी नहीं आता, मुझे रोज़ एंटी एलर्जी लेकर सोना पड़ता है। सबसे पहले तो अपना कमरा या बिस्तर बदल दे, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप एलर्जिक हो। ठीक है। वैसे भी हमें ये आदत नहीं है कि हम अपने बेड को या मेट को धूप लगवा लें। उसके ऊपर माइट्स वगैरह होती हैं, फिर इन्हीं से हमें एलर्जी हो जाती है। अपना सिर्फ कमरा ही बदले तो उस रात इसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी ये बात है कि सोते वक्त लुब्रिकेशन करें। वैसे तो हर वक्त करनी चाहिए, लुब्रिकेशन इलाज नहीं है। जब हम सांस लेते हैं, जिस पार्टिकल से हमें एलर्जिक हम हैं वो चिपक नहीं सकता। जब वो चिपकेगा नहीं तो आपको सांस बंद नहीं होगा, और जब चिपक गया तो फिर तो एक के बाद एक छींक शुरू हो गई। बिल्कुल, ये आप कर लें, आपकी ये तकलीफें खत्म हो जाएगी। मैं उस दिन बता रही थी कि एक नॉर्मल मैट्रेस का वेट 10 इयर्स के बाद डबल हो जाता है। और वो किस चीज से होता है? वो आपके डेड स्किन सेल से, और उसके ऊपर जो डस्ट माइट्स रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं, और वो जरासीम से, और वो नजर नहीं आते। तो आप इमेजिन करें कि मतलब आप लोगों के घर में अगर कोई मैट्रेस है जिसको इतना अरसा हो गया, प्लीज फेंक दे। अगर नहीं फेंक सकते तो धूप तो जरूर लगवा लें। हाँ, धूप तो आपको एवरी, और अगर और फिर पता है डंडों से थोड़ा सा उसको झाड़ लें।
हाँ बिल्कुल, दोनों जैसे तरफ वो- से। देखिए सभी वो गांव में जब रजाइयाँ एवरी ईयर निकाली जाती अब है तो ना, बहुत धूप सी में उसे कंपनीज ने कहा है कि आप रिप्लेस कर सकते हैं हमारे पास हमारे पुराना पास। मैट्रेस लाएं और न्यू ले लें तो न्यू वो ले लें। और अगर आप अच्छी एक थोड़ी offer सी हाइजीनिक आदत डेवलप कर लें कि आप डायरेक्ट बेडशीट मत डालें मैट्रेस पे, उसके ऊपर पहले एक मैट्रेस कवर चला लिया करें। वो आप जो है बेशक उसके ऊपर बेडशीट्स बदलते रहें, एंड एवरी मंथ और एवरी 2 मंथ्स इवन, क्योंकि बेडशीट तो उस पर बदल रहे होंगे, आप उस मैट्रेस कवर को फेंक दें तो वो बहुत सारा डस्ट और वो चीज़ जो जमा हुई हुई होती है वो तो आप फेंक आपने देंगे। कभी देखा किसी ने अपना तकिया धूप पे रखे? नहीं होगा, जरूर रखना चाहिए। जरूर रखना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एक्ने की एक वजह जो है वो आपका गलीज तकिया भी होता है, मैं गलीज कहूंगी इसको जो है ना, प्लीज इसका ख्याल रखें। मैं उस दिन बता रही थी कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके घर आप महीनों महीनों बाद जाते हैं और उनके जो है ना वहाँ पे वही बेडशीट होती है, और फिर वो कहते हैं हाँ, इत्तेफाक ऐसा है ना कि जब भी तुम आती हो तो यही बेडशीट डाली होती है, हालांकि वो बदली ही नहीं होती। इतना अरसा जो है लोग बेडशीट डाले रखते हैं, जरूरी नहीं उस पर चाय शाय गिर जाए तो बदलनी है। अच्छा जी, आखिरी सवाल, ये आप बहुत दफ़ा पूछ, मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। अच्छा जी, नेल बाइटिंग की बुरी आदत उन्होंने पूछी हुई है, इसके लिए अगर जल्दी से हम कुछ बता दें फिर हमने बाइट अप करना है। एक चीज मिलती है जिसको मुसब्बर बोलते हैं, ठीक है वो अपने बच्चे के नाखून के ऊपर लगा लें। ठीक है वो बड़ी कड़वी चीज होती है लेकिन हेल्थ को कुछ नहीं करती है। ठीक है। फिर बाज बच्चे ये भी चाट जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर प्लास्टिक को स्टिकिंग लगा दें, ठीक है, बस। बस इससे जो है उनकी आदत खत्म हो जाएगी। बहुत गंदी आदत है, प्लीज छोड़िए। थैंक यू सो मच। Thank you, my dear, thank you. थैंक यू Thank you, निम्रा, जी, thank थैंक यू you. ब्यूटीफुल ब्राइड्स जो इस वक्त जो ऐसे ही तकलीफ में खड़ी हुई है ना, अपने भारी भारी जोड़े आई थिंक पहन के। प्रैक्टिस हो रही है इनकी, है ना। Yes. थैंक यू है ना, हमारी रेसिपी जो है वो भी तैयार ऑलमोस्ट, क्योंकि मुझे अभी ट्रिंग की आवाज आई है तो वो भी जो है उसका वो भी हम इसलिए कि आपको, जिनके घर में ओवन है वो बेक करेंगे तो हाँ, वो अलार्म वहाँ से लगाएंगे बन तो जाएगा। अलर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको मैंने बताया 1717 की सहूलत से फ़ायदा उठाइए। कहीं पर भी कोई एक्टिविटी जो आपको मशकूक लग रही है उसको रिपोर्ट करें ताकि हम अपने मुल्क को सेफ कर सकें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एक अच्छा सा वीकेंड गुजारिएगा और दुआ करें आज जो भी फैसला आए वो मुल्क के लिए बेहतर हो। अपना बहुत ख्याल रखें, हमसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।